हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे थे ना आपके लेटरल एंट्री एग्जाम के रिगार्डिंग, उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, जो 50 एमसीक्यू था उसमें हम लोगों ने क्या किया, 1 to 25 एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया। वो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो डेट्स वाई हम लोग क्या किए, सेकेंड पार्ट बनाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 25 to 50 एमसीक्यू को कवर करेंगे। देन हमारा ये सेट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उसका पार्ट 2 होने वाला है फ्रेंड्स, यानी कि हमें 25 से 50 एमसीक्यू देखना है हमें। और मैंने पहले ही आपको बताया था, ये सभी एमसीक्यू वो एमसीक्यू है जो आपके क्लास के 11th से जो उठाए जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ 12 वाला, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना, कुछ क्वेश्चन आपके क्लास 11 से उठाए जाते हैं। तो उन सभी एमसीक्यू को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करते चल रहे थे कि कौन कौन से चैप्टर से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो इस कड़ी में हम लोग अभी आगे चलना है और हमें 25 से आगे बढ़ना है, 50 तक चलना है। आई होप आपने पिछली वीडियो को जरूर देखा होगा। यदि पिछली वीडियो में कोई डाउट था तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी उसे सॉल्व करेंगे। 25 तक हम लोग कर चुके हैं। उसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाइए आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब एग्ज़ाम में भी आपके काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो प्लीज़ अब 10 दिन बचा है तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए और 10 दिन ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा ना, आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आ जाएगा एंड आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। टारगेट हमेशा रखिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। क्यों अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना इसलिए ज़रूरी है ना, वहाँ पे आपको ट्यूशन लेने का ज़रूरी नहीं होगा, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती है। देन आपके ओनली क्लास के माध्यम से ही आपका बोले ना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पैसा भी वेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है। डेट्स वाई आपको टॉप कॉलेज का ही टारगेट रखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिया गया है। क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसके डायमीटर से, किसी वलय को का अपने व्यास से परिधि जड़त्व आघूर्ण, मतलब जड़त्व आघूर्ण हमसे पूछा, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है रिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है हाफ m²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो इसे हम लोग MY बोलते हैं। बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम लोग कह भी सकते हैं ना रोटेशनल इनर्शिया। मतलब क्या है ना, ये बॉडी को रसिस्ट करेगा कि ये बॉडी है ना अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट ना करे, रोकेगा कि रोटेट नहीं करे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है कि ये रोटेट नहीं करेगा इतना पे, मतलब इतना तक वो रसिस्ट करेगा, यानी रसिस्ट कर सकता है। और इसे हम लोग रोटेशनल इनर्शिया इसलिए भी कहते हैं कि मतलब ये रोटेशनल को रोकता है। तो हमारा रिंग का, आपको मैं टोटल एक सीट दूंगा ना फ्रेंड्स, उसमें रिंग का रहेगा, स्फीयर का रहेगा, ट्रायंगल का रहेगा, वो सब मैं आपको कराऊंगा, एक सीट दे दूंगा। देन आप उसे याद कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इनर्शिया है, जैसे रिंग का पूछेगा आपसे, सर्कल का पूछेगा, ट्रायंगल का पूछेगा, स्क्वायर का पूछ सकता है। देन वो सभी 4 से 5 है, वो टोटल मैं आपको दे दूंगा, उसे डायरेक्ट आपने याद कर लेना है। इसे हम लोग प्रूफ करके भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, उससे हम लोग निकालते हैं। देन आपसे यहाँ पे ओनली पूछा गया था कि रिंग का क्या होता है, तो हाफ m/² होता है। देन इसे आप लोग प्लीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है टॉर्क, क्या कह रहा है, टॉर्क इज द रोटेशनल एलोंग ऑफ, मतलब टॉर्क किसने, मतलब जो हमारा घूर्णन होता है वो मतलब किसके एलोंग रोटेशन करता है, तो फोर्स लगाने से हमारा टॉर्क जनरेट होता है। यदि हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला ही लिखेंगे तो टॉर्क बराबर हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स लगाने से टॉर्क आता है किसके एलोंग, तो फोर्स लगाएंगे ना, रोटेशन कब होगा, देन हम लोग फोर्स लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, टॉर्क का एक बार ऐसा यूनिट पूछा गया था, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से मे भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखना। एंड ये एक रिलेशन ध्यान रखना कि टॉर्क का एंड उसके डिस्टेंस से हमारा क्या रिलेशन होता है। यदि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टॉर्क हम लोगों का बढ़ेगा। यदि देखते होंगे ना, जो ड्राइवर लोग होते हैं तो ट्रक को चक्का को खोलने के लिए वहाँ छोटका स्पैनर यानी छोटका रिंच का उपयोग नहीं करते, एक बड़ा सा ऐसा रिंग लगा रहेगा और इसमें इतना बड़ा डंडा रहेगा। देन इधर से ये लोग चढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा लगेगा, बोल्ट जल्दी खुलेगा। आप एक बार ज़रा ट्राई कीजिएगा, जो छोटका घर में चापाकल खोलने वाला रिंच रहता है ना, वो ले जाकर थोड़ा ट्रक का चक्का का खोलिएगा तो, या ट्रैक्टर का नहीं खुलेगा। ये वाला इसीलिए लोग लगाते हैं ना कि बड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिएगा नॉट में फंसाने वाला लगा रहेगा और इधर से आदमी चढ़ चढ़ के खोलता है, क्यों, क्योंकि टॉर्क बढ़ता है। तो ये एक याद रखिएगा, इस तरीके से घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट तो पूछने का कम चांस है। हम लोग चलते हैं एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। ये आपका एक बार पूछा गया था, तो इसे देख लीजिए, टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। तो अभी जस्ट हमने बताया था टॉर्क बराबर हम लोगों का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर हम लोग का डिस्टेंस हो जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का हमारा क्या होगा यहाँ पे,
तो अगर फोर्स की हम लोग बात करें तो फोर्स का हम लोग का न्यूटन हो जाता है, एंड डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर हो जाता है। तो न्यूटन मीटर हमारा इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो इसे आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 29 क्या कर रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज टू कैलकुलेट। अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम रहता है उसका हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग MOI बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी मैंने बताया ना कि रिंग का कितना होता है तो रिंग का उतना होता है, तो वो कैसे निकाले रिंग का, हम आपको बोले ना कि आप सीधा याद कर लीजिए कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे हम लोग निकाले कैसे थे, तो वो हम लोग इससे निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किससे निकाले थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई होप आप लोग ये कैलकुलेट करना सीखे होंगे, बट अब इतना टाइम नहीं है कि आप उसे कैलकुलेट करना सीखिए। 2-3 है, ओनली आप ट्रेंगल याद करो, रिंग का याद करो, एंड स्फेयर का याद कर लीजिए, एंड आप एक रेक्टेंगल का याद कर लीजिए। जितना इनफ है, इसमें से कोई एक ही आएगा, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा। तो इस तरीके का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व कब रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमको कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाना होता। यदि जैसे ही टॉर्क लगाइएगा ना वो चीज़ मूव कर जाएगा। यदि मूव कर गया तो एंगुलर मोमेंटम जो एंगुलर कोणीय संवेग है ना वो संरक्षित नहीं रहेगा। कोणीय संवेग को संरक्षित में रखने के लिए आपको आघूर्ण 0 करना पड़ेगा, यानी आघूर्ण उसमें कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे ही इस पर आघूर्ण आएगा तो ये घूम जाएगा यानी कोणीय संवेग संरक्षित नहीं है, तो इसको हमें नहीं घूमने देना है। देन हमें टॉर्क को खत्म करना पड़ेगा। तो नो टॉर्क एक्सटर्नल, इस पे बाहर से हमको कोई टॉर्क नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 31। आगे हमारा जो क्वेश्चन 31 to 40 है वो हमारा 2 चैप्टर से लिया गया, ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दोनों चैप्टर से एक 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग देखते चलेंगे। जो 11th का पोर्शन है फ्रेंड्स ना, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, जो कि न्यूमेरिकल हम लोगों ने पिछले वीडियो जो थर्मोडाइनमिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एक ही चैप्टर से, तो उसको ऑलरेडी हम लोगों ने न्यूमेरिकल को भी कवर किया। देन आप लोग प्लीज़ आप उसको विजिट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 बॉडीज, मतलब 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो एक पिंड यह है, 2 पिंड यह है। मान लीजिए यह हो गया हमारा, क्या हो गया अपना, बोले तो अर्थ हो गया, हमारा प्यारा धरती हो गया, यह बोले तो हमारा मून हो गया, ठीक है, चंद्रमा हो गया। देन बताइए 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या, ऑलवेज रिपल्स। ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है क्या जी, लग रहा है कि धक्का दे रहा है, नहीं, धक्का देता तो मून कहाँ से कहाँ भाग चुका होता ना। बोल रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, तो जी हाँ भैया ये ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्शन के कारण, या आप बोलिएगा अट्रैक्ट कर रहा है तो गिर कहे नहीं जा रहा, तो नहीं गिरेगा भैया। वो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन के कारण ही इसका चक्कर कंटिन्यूअसली ऐसे काट रहा है, उसी चक्कर काट रहा है, यानी अट्रैक्शन है ना, वो वहाँ से भाग पा रहा है, नहीं छोड़ पा रहा, वहाँ पे मतलब अट्रैक्ट करके रखा है। यानी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करता है। यदि अट्रैक्ट नहीं करता ना दोस्तों, तो ये क्या होता है, यहाँ से ये अपना जो ऑर्बिट फॉलो कर रहा है, ऑर्बिट से हमारा बाहर निकल जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडीज का एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं, आकर्षणकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए हमारा क्या कह रहा है, दी ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ 2 मासेस बिकॉम 1/4 वेन। कहने का मतलब है 2 मास है, ठीक है, एक मास आपका यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे, ठीक है, इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स अभी कुछ होगा, ठीक है, होगा। अब बोल रहा है ना वो 1/4 हो गया, ठीक है ना, ये 1 हमारा कितना हो गया, इसके बीच का पहले हमारा फोर्स कुछ होगा, समथिंग कुछ होगा, मान लीजिए एफ ही होगा। अब जो हमारा हो गया ना वो हमारा 1/4 एफ हो गया। देन हमसे पूछा गया कि उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डबल हो गया, हाफ हो गया, या फिर उसका मास डबल हो, उसका मासेस डबल हो जा रहा है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है जो कि न्यूटन्स लॉ से हमारा आया था, F = G m1 m2 बटा r²। अब आपको यहाँ से एक चीज़ देख के लग रहा हो, ये जो फोर्स है हमारा ना वो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है। इस फार्मूला को जरा हम लोग हाईलाइट करते हैं, अभी जस्ट आपको समझ में आएगा कैसे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा। ये हमारा फार्मूला होता है। देन आपको थोड़ा सा सोचना क्या रहा है कि ये जो फोर्स है ना 1/4 हो जा रहा है। देन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस, उसके बीच का जो दूरी है ये, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो r डिस्टेंस है। तो फर्स्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस इज डबल,
तो ठीक है, हम लोग डिस्टेंस को डबल करके देखते हैं। आपको खुद से समझना है यदि डिस्टेंस डबल कर देंगे तो क्या असर पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग, हमारा क्या है, इफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर स्क्वायर को क्या किया, डबल कर दिए थे, यानी 2r का हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा। देन हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/4। 4 क्या हो जाएगा, 1/4r हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि आपका जो फोर्सेस था ये हो गया ना 1/4। फोर्सेस कितना गुना बढ़ा, तो 1/4 हो गया ना। देन करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ, हम लोग डिस्टेंस को दोगुना किए, जैसे ही डिस्टेंस को हम लोग दोगुना किए ना, हमारा फोर्सेस 1/4 हो गया, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान देने की बात है कि फोर्सेस ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कम हो गया, 1/4 हो गया, मतलब उसका कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ेगा। ये हमें लॉजिक ही सोचने ही से लगाना चाहिए। वो बोल रहा है ना कि डिस्टेंस कम हो गया 1/4, यानी कम हो रहा है ना, यानी हमेशा डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, फोर्स कमता जाएगा। ये हम लोग को लॉजिकली समझना है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी डबल वाला ही आंसर आएगा। देन करेक्ट आंसर आप डायरेक्टली टिक आउट कर सकते थे, इतना ज़्यादा करने का जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन से आपने एक चीज़ रिमेंबर रखना, इस फार्मूला को याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल बने तो सॉल्व करना। एम आपका मास है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड आर आपका क्या है, तो आर दोनों के बीच की दूरी है। तो इसे आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। कुछ डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मैक्सिमम, मतलब हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होता है, यह बताना है। हमारे अर्थ पे, पोल पे, इक्वेटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे। देन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। फ्रेंड्स बहुत ईजी फ्रेंड्स है, ये हम लोग 9th एंड 10th में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे भी आपको ग्रेविटेशन में जानना है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा स्पीड होता है ना, वो हमारे पोल्स पे होता है। जो अर्थ का पोल्स है, आप लोग तुरंत बोलिएगा बहुत ईजी है, तो आप लोग यह चीज़ कमेंट करके जाइएगा, पोल्स पे ही सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल स्पीड हमारा एक्सेलरेशन क्यों होता है, पोल्स पे हमारा ये हाई क्यों होता है, एक्सेलरेशन हाई क्यों होता है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बता के जाना है कि हाई होने के पीछे रीजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, केपलर फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, मतलब केपलर का पहला नियम क्या बताता है। तो केपलर जो हमें बताते हैं ना कि जो हमारा सन और ये हो, मान लीजिए हमारा सन हो गया एंड मून और बाकी जो प्लैनेट्स है, वो जो ट्रेवल करते हैं ना, वो इलेप्टिकल वे में ट्रेवल करते हैं। यानी वो ऐसा नहीं है कि हमारा सन है तो ऐसे ही से गोल 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 चक्कर लगा, ऐसा नहीं है, एक इलिप्टिकल पाथ में ही ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारा केपलर का स्टेटमेंट था कि ऑल जो हमारे प्लैनेट्स है, जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही, किसके विथ द सन, मतलब सन के मतलब इसके पीछे इलिप्टिकल मूवमेंट को दर्शाता है। और इसी नियम से भी पता चला था कि हमारे जो मान लीजिए ये सन हो गया एंड हमारा यहाँ पे कहीं धरती होगा, ये धरती हो गया, तो इस दोनों के बीच का दूरी ऑलवेज सेम नहीं रहता है भैया, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है। इसी समय हम लोग को पता चल गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो बताए थे कि सन और जो सन के ऑर्बिट जो हम लोग फोकस जो है ना, मतलब ये फोकस हो गया ना इसका, तो ये जो राउंड लगाता है वो इलेप्टिकल वे में लगाता है। तो ये केपलर का स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून अप्रॉक्सीमेटली, चंद्रमा पर ग्रेविटेशन का मान कितना होता है। तो चंद्रमा पे ग्रेविटेशन का मान, मून हमारे जो सन मतलब हमारे जो अर्थ पे ग्रेविटेशन का मान कितना है, अर्थ पे ग्रेविटेशन का मान है हमारा 9.8 है। तो इसका 1/6 होता है, इसका बोले तो 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी डिवाइड कर दीजिए 6 से, जो आएगा ये हमारा मून का होगा। और वो हमारा कितना आएगा, तो वो हमारा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा 1/6 टाइम होता है, यानी आप 9.8 में कुछ नहीं 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वो हमारा मून का कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, MCQ ये जो है आपका PYQ का लिया गया। हुक्स लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। हुक्स लॉ इज अप्लीकेबल व्हेन, हुक्स लॉ कब अप्लाई होता है, प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मे भी आपको ये सभी नहीं पता होगा, बट कोई बात नहीं, अभी इतना सीखने का भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग इतना जान लीजिए कि हुक्स लॉ हमारा अप्लाई कब होता है। तो हुक्स लॉ अप्लाई हमारा होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब यह बॉडी है, इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे, ठीक ना, यहाँ तक खींच के लमार दिए, फिर इसका ओरिजिनल पोजीशन यदि ये है ना तो इतना तक आ जाएगा,
एंड इसके बीच में हमारा कोई भी डिफॉर्मेशन यानी वो टूटेगा नहीं। ऐसा ना कि इतना ज़्यादा लमार दिए कि टूट जाए, नहीं भैया, हमें फ्रैक्चर तक नहीं जाना है, उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं जाना है। हमें क्या करना है, उसको स्ट्रेच के बाद वो तुरंत अपना शेप गेन कर लिया, तो ये हमारा इलास्टिक लिमिट होता है। एंड हुक्स लॉ हमारे उसी लिमिट तक वैली करता है, मतलब उसी लिमिट तक एप्लीकेबल हमारा होता है हुक्स का नियम। यानी करेक्ट आंसर हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट करने का मतलब आप उसको स्ट्रेच करके लमारिए, फिर तो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा बिना ब्रेक हुए। तो हुक्स लॉ ओबेज यानी पालन करता है, इस तरीके से पूछेगा हुक्स लॉ ओबेज बिटवीन, मतलब हुक्स लॉ कहाँ से कहाँ तक हम लोग लागू करते हैं, तो इलास्टिक लॉ यानी बोले तो प्रत्यास्थ सीमा के भीतर, हिंदी में बोले तो प्रत्यास्थ सीमा के भीतर तक ही लागू होता है हुक्स का नियम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यह PYQ का है, ज़्यादा इसमें नहीं जाइए। ब्रेकिंग पॉइंट, प्लास्टिक के अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये बहुत डीप है, पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, बट हुक्स लॉ को क्लियर रखिएगा क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। दी यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बार बार बताया था कि इसका ऐसा यूनिट याद रखिए। तो यंग्स मॉडुलस हमारा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस कल भी हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाए थे तो उसमें सॉल्व किए थे। यंग्स मॉडुलस बराबर हमारा होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस बटा हम लोग का स्ट्रेन हो जाता है। तो स्ट्रेस का ऐसा यूनिट एंड हम लोग डिवाइड करेंगे स्ट्रेन का, यानी हमारा टोटल कटपुट क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेन का यूनिट इसलिए नहीं होता है, ये क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ होता है हमारा। तो लेंथ से लेंथ हमारा कट जाता है, बचता है हमारा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमारा क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला स्ट्रेस बचता है। तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट, फोर्स का हमारा क्या होता है न्यूटन यानी पर मीटर स्क्वायर। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप लोग न्यूमेरिकल का प्रिपरेशन कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं इस चैप्टर से, तो इसे आप लोग याद जरूर रखें। ऑलरेडी कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया भी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट सरफेस टेंशन, सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव किस में है, पानी में है, अल्कोहल में है, मरकरी में है या किरोसिन में। तो सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव हमारा मरकरी में होता है। और मरकरी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब वो अपने अंदर के अणु को बहुत अच्छा तरीका से बांध के पकड़ के रखते हैं। डेट्स वाई, इसी रीजन से ना आपको पूछेगा ना कि ग्लास में मरकरी क्यों नहीं चिपकता है, क्यों नहीं लगता है, तो उसके बीच में हमारा स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, हिंदी में बोले तो सहसंयोजी बल अधिक रहता है। सहसंयोजी नाम से ही देखिए ना, सहसंयोजी यानी अपने अपने में बहुत ज़्यादा बल लगा के पकड़ के रखता है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव बहुत बहुत ज़्यादा हाई रहता है एंड वो ग्लास को पकड़ता नहीं है। ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, ध्यान रखिएगा, मे भी ऐसे पूछ दे तो। फिलहाल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा मरकरी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए कैपिलरी राइज इज ग्रेटर व्हेन, कैपिलरी आपका सबसे ज़्यादा कब होगा। कैपिलरी कहने का मतलब है ना सीधा सीधा, कैपिलरी को हिंदी में कहते हैं कोशिकीय उद्गम, कोशिकीय उद्गमन नलिका की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैपिलरी राइज कब होता है, सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। कैपिलरी मतलब ना पानी को ऊपर चढ़ना, एक ऐसा पाइप आपको यहाँ डाला हुआ है, ठीक है, एंड एक पाइप आपका यह डाला हुआ है एंड एक पाइप आपका यह डाला हुआ है, सॉरी इसको थोड़ा हम लोग बड़ा बनाते हैं, एक पाइप यह डाला हुआ है एंड नीचे हमारा क्या है ना, इसमें हम लोग का वाटर फिल किया हुआ है। तो कैपिलरी कहने का मतलब पानी ऊपर कब चढ़ेगा, सबसे ज़्यादा किस में चढ़ेगा पानी हमारा ऊपर। तो सबसे ज़्यादा पानी जो हमारा चढ़ता है इसमें चढ़ेगा, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं इसमें चढ़ेगा, इसमें पूरा यहाँ तक चढ़ गया एंड इसमें यहाँ तक मान लीजिए चढ़ गया पानी एंड इसमें आपका बस यहीं तक चढ़ेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो कैपिलरी सबसे ज़्यादा राइज किस में हुआ, तो आप बोलिएगा ये पतरका वाला में हो गया है। पतरका नहीं बोलना है, साइंस के भाषा में बात करेंगे तो इस पाइप का जो त्रिज्या है ना, ये पाइप बहुत त्रिज्या कम है, यानी बहुत पतला है। पतला है मतलब क्या बोले साइंस के लैंग्वेज में, तो नैरो है, यानी जहाँ पे ट्यूब, ये क्या है ट्यूब है ना, ट्यूब नैरो रहेगा, पतला रहेगा ना, तो हमारा क्या रहेगा वहाँ पे केशिकत्व, मतलब पता नहीं, कैपिलरी को एक बार सर्च कीजिएगा क्या कहते हैं। तो वहाँ पे कैपिलरी हमारा सबसे ज़्यादा हाई रहेगा, किस में रहेगा, तो नैरो ट्यूब में, पतला वाला में। क्यों रहता है, तो कैपिलरी जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ये क्या दोनों के बीच का जो दूरी है ना, आर मतलब डिस्टेंस, एक ट्यूब से एक ट्यूब के बीच की दूरी को बता रहा है। तो कैपिलरी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r
जितना कम आर रहेगा, आर का मान जितना कम उतना ज़्यादा कैपिलरी हाई, एंड जितना ज़्यादा आप आर रखिएगा कैपिलरी उतने कम। देखिए ना, इसमें इतने चढ़वे किया, ये थोड़ा पतला था तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी चढ़ गया, एंड इसमें क्या, ये तो पूरे पतला था तो ये पूरे चढ़ गया। तो यह कैसे चढ़ता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, जितना पतला ट्यूब डालिएगा उतना ऊपर चढ़ेगा। तो यही हमारा होता है, कब हाई रहेगा, तो पतला ट्यूब लाइए जल्दी हाई रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली का सिद्धांत जो है किसके संरक्षण पे आधारित है। तो बर्नौली जो इक्वेशन दिए थे वो हमारा एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे दिए थे, वो एनर्जी का संरक्षण पे था। उसमें क्या था ना कि यदि कोई पाइप या है उससे कोई हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, तो उसका क्या रहता है, उसके अंदर का जो जितना भी काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, वो सभी हमारा कंजर्व्ड रहते हैं। डैट मीन्स वो क्या हो गया, एनर्जी का कंजर्वेशन को दिखाता है हमारा बर्नौली का प्रिंसिपल। बोले तो बर्नौली प्रमेय द्रव में प्रवाहित होने वाली यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे, यानी उसके अंदर का जो यांत्रिक ऊर्जा में क्या आ जाएगा, वही आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो ये हमारा क्या रहता है, संरक्षित रहते हैं, उसी का सिद्धांत है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऐसा कंजर्वेशन से करके ना 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 12th से में भी रहते हैं एंड 11th में भी, दोनों में से कोई एक तो फिक्स आपसे पूछे ही जाएंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं ऑसिलेशन एंड वेव एंड एकॉटिक्स। यहाँ से आपका मैं एक चैप्टर एक्स्ट्रा कराऊंगा, इसके क्या है ना शॉर्ट नोट्स को हम लोग देखेंगे। आपका कमेंट भी आ रहा था कि इसके शॉर्ट नोट्स पे वीडियो चाहिए एंड इसके न्यूमेरिकल पे, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसको जरूर कवर करेंगे। एंड ऑसिलेशन, यहाँ से आपके थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं। एंड एकॉटिक्स से आप बहुत ईजी है ना, इससे क्या रहेगा, थ्योरी रहेगा, वेव से न्यूमेरिकल रहता है, जो कि ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल कराया जा चुका है, बट एक बार इसका हम लोग शॉर्ट नोट्स स्पेशली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए हमारा क्या कह रहा है। 41 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम। बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सरल आवर्त गति है। सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति का उदाहरण है। तो सरल आवर्त गति में क्या रहता है, ऐसा एक पेंडुलम रहता है, एक निश्चित टाइम पे टाइम इंटरवल पे ऐसे ऐसे वो दोलन करता है। कह रहा है कार मूविंग ऑन स्टेट, बिल्कुल गलत भैया, कार कहाँ दौड़ा रहा है। अर्थ रिजॉल्विंग द सन, अ पेंडुलम स्विमिंग विथ है स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो हाँ भैया सी हमारा करेक्ट आंसर। अर्थ सन के ऊपर नहीं घूमता, वो इलिप्टिकल वे में घूमता है। बुलेट फायर गन कुछ भी बोल रहा है, सिंपल है, ईजी है, बस ये सिर्फ जानने के लिए है कि एसएचएम है क्या। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, एसएचएम से हम बताएंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। देखिए कैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएचएम से। यहाँ से न्यूमेरिकल भी रहेंगे, थ्योरी भी रहेंगे। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन, मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, एसएचएम मतलब सिंपल पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब आप बोलिएगा एल क्या है, तो एल उसका लेंथ है एंड जी हमारा ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी तो लग रहा है ना भैया। तो जी फिलहाल आप अर्थ पे रहिएगा तो सभी जगह हम लोग सेम लेंगे। यही फार्मूला आप चांद पे जाके यूज कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जी चेंज करना पड़ जाएगा। तो अब आप बताइए ये जो टी है किस पे डिपेंड कर रहा है। 2 पाई आपका कांस्टेंट है ऑलरेडी। अब फिलहाल धरती पे रहिएगा तब तक तो जी भी आपका कांस्टेंट ही है, बट ये डिस्टेंस जो एल है भैया, वो जो लेंथ से जो आप लटका के रखे हैं उसका जो लंबाई है, तो लंबाई तो हमारा अलग अलग होगा, यानी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ पे कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड यदि आप चंद्रमा पे चल गए, आप धरती को छोड़ के ये चीज़ आप मान लीजिए स्पेस में जाके कर रहे, देन वहाँ पे जी चेंज होगा, तो जी पे भी हमारा डिपेंड करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंड अपॉन लेंथ एंड जी। फिलहाल अर्थ के लिए तो जी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, फिक्स है ना, लेकिन यहाँ पे ठीक है, बाहर के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन बोला जाए कि मून पे एक व्यक्ति खड़ा है एंड इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, मजाक नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है न्यूमेरिकल कि मून पे खड़ा है, वहाँ पे वो एक पेंडुलम लटकाया है और ये डिस्टेंस हो रहा है, देन बताइए वो किस पे डिपेंड करेगा, या फिर टाइम पीरियड क्या होगा पूछेगा। देन वहाँ पे आपको जी दूसरा लेना है, वहाँ पे जी अपने ग्रेविटी का 1/6 करके लेना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, ये नहीं कि 9.8 बस चिपका दिए सब जगह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 43 इन एसएचएम मैक्सिमम स्पीड अकर्स, मतलब एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड हम लोगों का कहाँ होता है।
तो देखिए मैक्सिमम स्पीड जो हमारा होता है ना, मैक्सिमम स्पीड हम लोगों का एकदम सेंटर में होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग का एक्सेलरेशन रहता है। बोले तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कितना, मिड पॉइंट पे, यानी मीन पोजीशन पे हम लोग का सबसे ज़्यादा रहेगा। अब आपने कमेंट करना है इंड पोजीशन पे कितना रहेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने वन शॉट वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर किया हो कि इंड पोजीशन पे कितना रहेगा, इंड पोजीशन पे क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, आपको बताना है। इंड पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या रहेगा, आपने यह बताना है। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ रहता है, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हमारा मेन पोजीशन पे रहता है, ये आपको बताया चुका, इसे कमेंट करना। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग 800 के काफ़ी क्लोज, 800 का हम लोग का फैमिली होने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एक सब्सक्राइब बस। क्वेश्चन नंबर 44, अनुनाद तब होता है, मतलब रेजोनेंस अकर व्हेन, रेजोनेंस हम लोग को कब देखने को मिलता है, तो ऑप्शन कर रहा है डैम्पिंग इन जीरो। सिंपल सा कंसेप्ट है, रेजोनेंस होने के लिए ना क्या कहता है, रेजोनेंस हमारा, रेजोनेंस का कंडीशन तब बनता है व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच द सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसिंग लार्ज एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब है कि आपको जैसे ही मतलब रेजोनेंस उत्पन्न होगा तो बाहरी बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, तब अनुनाद होता है, जिससे आयाम में बहुत अधिक होता है। देखिए कहने का मतलब कोई भी वस्तु है उसका अपना एक इंटरनल फ्रीक्वेंसी होता है, एक उसके अंदर का फ्रीक्वेंसी होता है, जिसके बाद वो क्या करेगी ना, वाइब्रेट करना, हिलना शुरू कर देगी। और मान लीजिए आप बाहर से कोई फ्रीक्वेंसी लगाएं, ठीक ना, बल लगाएं, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी डेवलप हुआ एंड इसका फ्रीक्वेंसी इसके आके बराबर हो गया, इसके हिलने वाला फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, देन ये भी हिलने लगेगा एंड इसी घटना को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। एंड इसी के कारण देखिए ना क्या होता है, मान लीजिए जब भूकंप आता है, जब भूकंप आता है तो धरती हमारा मूव कर रही है, अपना फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है। अब जैसे ही इसके फ्रीक्वेंसी को मैच किया, बस आपका बिल्डिंग हिलना भी शुरू, मतलब इसके अंदर का इंटरनल फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ है, जिसके बाद ये भी हिलना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही उस एनर्जी को बाहर वाला एनर्जी, मतलब बाहर वाला हमारा मीट कर जाएगा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी नहीं, बाहर वाला फ्रीक्वेंसी जैसे ही मीट कर जाएगा उसे ही हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे, इसी क्रिया को हम लोग रेजोनेंस बोलेंगे। मतलब अंदर वाला बाहर वाला आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उसे ही हम लोग रेजोनेंस का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा है, लाइट वेव तो जी नहीं, लाइट वेव हमारा ट्रांसवर्स वेव हो जाता है। ट्रांसवर्स वेव वैसे वेव को बोलते हैं जिसे प्रोपागेशन, जिसे गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरी नहीं है। माध्यम बोले तो हवा हो गया, पानी हो गया, सॉलिड हो गया, तो ऐसा माध्यम की जरूरी नहीं है, वो निर्वात में भी फॉलो करेगा, वो हमारा ट्रांसवर्स वेव हो गया। वाटर इन अ वेव, वाटर हम दोनों वेव का क्या होता है, यह मिक्सचर हो जाता है। एंड बात करें साउंड वेव की, तो साउंड वेव हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कहने का मतलब है, मान लीजिए एयर पार्टिकल ऐसे गमन कर रहे हैं ना, तो साउंड वेव भी हमारा सेम ऐसे ही गमन करते हैं, डेट्स वाई हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारा हो जाता है साउंड। एंड बात करें हम लोग वेव इन स्ट्रिंग की, तो वेव इन स्ट्रिंग भी हमारा क्या है ना, ये भी हमारा ट्रांसवर्स वेव है। एक बार इसका फॉर्मूला पूछा गया था वेव इन स्ट्रिंग का, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपसे पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। कहने का मतलब प्रगतिशील तरंग का समीकरण क्या होता है, तो प्रगतिशील तरंग का समीकरण कुछ नहीं, बस सीधा आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, y इज इक्वल टू ई साइन के एक्स ओमेगा टी। अब आप सोच रहे हो ओमेगा क्या है, तो ओमेगा आपका वही है, ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। अगर वही बात करें हम लोग ओमेगा की, तो ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। इससे आपका नहीं न्यूमेरिकल पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा गया, तो बस एक्चुअली आप लोग इसे याद रखिएगा, मैं भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा उस चैप्टर से, इसलिए हम लोगों ने उसको इंक्लूड किया। ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाता है एंड हमारा बोले तो के हो जाता है, क्या के मतलब वेव कितना बन रहा है, के उसका वेव जो नंबर ऑफ वेव है हमारा वो के बताता है। एंड ये हमारा ओमेगा बता रहा है, क्या बता रहा है, तो ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब एग्जाम में आपको दिया रहेगा यदि न्यूमेरिकल पूछे तो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन। ये क्वेश्चन आपका PYQ का, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना स्ट्रिंग से क्वेश्चन आया था। मतलब तार पर तरंग की गति दी जाती है, तो तार पे किस तरह के तरंग की गति रहती है, तो यहाँ मतलब उसका गति निकालने का फॉर्मूला है भी इज इक्वल टू हमारा √T बाई हमारा म्यू। म्यू हमारा क्या है, तो बोलो इकाई पर लंबाई द्रव्यमान यानी मास पर यूनिट लेंथ है,
एंड टी बोले तो उसका टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग का जो टेंशन है ये क्वेश्चन में रहेगा, एंड यू भी क्वेश्चन में रहेगा। ओनली आपसे फार्मूला पूछा गया था, इससे एक बार भी न्यूमेरिकल नहीं आया, तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। अगर न्यूमेरिकल पूछा देन आपको सॉल्व करना है। टी क्या है, टेंशन है, यू हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या आ रहा है, द बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू साउंड वेव इज इक्वल टू, कहने का मतलब है दो ध्वनि तरंगों के बीच बटी आवृत्ति होती है। जैसे ही दो ध्वनि तरंगे आ रही है ना, उसके बीच की बटी हुई आवृत्ति को यदि निकालना है तो कुछ नहीं, दोनों को ना आप माइनस कर दीजिए। यदि एक F1 है, एक हमारा F2 है, तो इन दोनों के बीच बटी हुई आवृत्ति अगर पूछा जाए, FB पूछा जाए, देन आपने कुछ नहीं, सिंपली माइनस कर देना है। जो आएगा वो हमारी उसकी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी उसकी बटी हुई आवृत्ति आ जाएगी। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दो आवृत्ति जनरेट होना, दोनों का पूछ रहा है बटी हुई, दोनों का बीट पूछ रहा है, माइनस करना है और कुछ नहीं। जैसे हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाले थे ना कल वाले वीडियो में, सेम वही है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेज द पिच ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि का पिच निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की पिच को बदलती है। ध्वनि की पिच को बदलने वाला हमारा कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच। पिच जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके फ्रीक्वेंसी से होती है। जो हमारी आवाज़ की जो ये अभी हम जो बोल रहे हैं ना, पिच क्या है ना, कि कितना हाई बोल रहे हैं कितना लो बोल रहे हैं, ये हमारा पिच बता रहा है। तो ये जो पिच है ना हमारे, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। यदि फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति ज़्यादा, तो ध्वनि की पिच भी हमारी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 50, आखिरकार हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है डोपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन, डोपलर इफेक्ट कब देखने को मिलता है। तो डोपलर इफेक्ट हमारा क्या है, देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सोर्स एंड ऑब्जर्व, मतलब डोपलर का जो प्रभाव है ना, कि कितना इधर से क्या, डोपलर का प्रभाव ध्वनि स्रोत और प्रेक्षक के बीच अपेक्षिक गति के कारण होता है। मतलब रिलेटिव मोशन, दोनों के एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक सोर्स है एंड एक ऑब्जर्वर है हमारा, जहाँ से निकल रहा है वो हो गया सोर्स। ऑब्जर्व जहाँ वो ऑब्जर्व करने वाला है, जहाँ सुन रहा है, जहाँ वो ऑब्जर्व हो रहा है, तो सोर्स और ऑब्जर्व के बीच का जो मोशन है, नहीं दोनों के बीच का मोशन, एक सोर्स है एक हमारा ऑब्जर्वर, तो ये दोनों के बीच का जो ध्वनि का जो मोशन है, यही हमारा डोपलर इफेक्ट हमारा ऑब्जर्व करता है। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। तो अब तक हम लोगों ने टोटल 50 MCQ को कंप्लीट किया फ्रेंड्स। यदि किसी भी MCQ में डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल का 1 शॉट किए थे, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और जल्दी से एक सब्सक्राइब तो बनता है, एंड एक लाइक एंड अपना एक कमेंट भी, क्योंकि हम लोग क्या है ना 800 के काफ़ी करीब है। तो बस प्लीज़ जल्दी से जाके आज कंप्लीट करा दीजिए, देन मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग 800 के काफ़ी करीब है। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने टोटल इससे पहले 50 MCQ किया था, फिर से 50 MCQ किया, टोटल 100 MCQ कर चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगली वीडियो में के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।